सो लास्ट वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू किया था और हमने एक सक्सेसफुली एक एजेक्स रिक्वेस्ट यहाँ पर कर दी थी ajax.php पर, और सारे फॉर्म के डाटा को हमने सीरियलाइज करके डेटा वेरिएबल में हमने पास कर दिया था। सो मैं एक बार रन करके बता देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने कितना वर्क किया था। जब भी आपको एजेक्स पे काम करना है तो सबसे पहले आप जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है और आपको नेटवर्क टैब पे ध्यान देना है कि क्या रिक्वेस्ट जा रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा नेटवर्क टैब। जब भी आप एजेक्स पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ नेटवर्क टैब में देखना पड़ता है कि क्या हमने भेजा है और क्या डेटा आ रहा है हमारे पास सर्वर से। यहाँ पर मैंने डिटेल्स अपनी फिल करी, फटाफट मैंने डिटेल्स फिल करी और मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया। तो देखिए एक एजेक्स रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हुई और इस पे आप क्लिक करिए लिंक पे। पहला टैब आपको में हेडर मिलेगा और हेडर में आपको हेडर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मीन्स आपने जो रिक्वेस्ट है किस पेज पर करी, क्या पैरामीटर भेजे, रिक्वेस्ट आपने गेट करी कि पोस्ट करी, और जिस पेज के लिए रिक्वेस्ट करी थी वो पेज या फाइल मिली है कि नहीं मिली। अगर स्टेटस 200 आ रहा है मतलब सक्सेसफुली वो फाइल मिली है और रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दी है। थोड़ा और बॉटम पर जाएंगे तो आपको क्वेरी स्ट्रिंग के पैरामीटर्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है। और रिस्पॉन्स में आपने सर्वर से जो भी एको करवा रखा होगा वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए ajax.php पे मैंने कर रखा है। अब अगला टास्क है हमारा, एक कंडीशन के थ्रू हम चेक करवाएंगे कि एक्शन क्या आ रहा है। ये एको अभी टेम्पररी टेस्टिंग के लिए था तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं। और यहां पर आपको एक्शन वेरिएबल यूज करना है। जब भी क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू कोई पैरामीटर आता है, ये इतने सारे पैरामीटर्स आपके पास क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आ रहे हैं, तो इनमें से किसी भी पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए आप $_get का उपयोग करेंगे। $_get और $_get तब यूज करना है जब आपकी रिक्वेस्ट मेथड किस प्रकार की हो। आपने गेट रिक्वेस्ट करी है तो $_get से एक्सेस करना है, और अगर आपने पोस्ट से रिक्वेस्ट करी है तो $_post। मुझे यहां पर ये एक्शन वेरिएबल लेना है सबसे पहले। $_get स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर ये मैंने पेस्ट कर दिया। $_get एक प्रकार की एसोसिएटिव एरे है जिसके इस की पर हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और यहां पर मैंने इसको कंपेयर करके मैंने बता दिया कि इसकी वैल्यू यदि रजिस्ट्रेशन होती है तो इस ब्लॉक में आपको एंटर करना है, ठीक है। और यहां पर मैंने सेव किया, आउटपुट देखा। या आउटपुट नहीं भी करते हैं, मैंने ajax.php में किया है तो पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप अगेन उन्हीं रिफ्रेश किए बगैर डायरेक्टली एक और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड टैब खुल जाएगा, ताकि बार बार आपको वैल्यू फीड करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए रिस्पॉन्स में ओके ओके आ रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुली ये कंडीशन ट्रू हुई और मैं इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर गया। और हो सकता है कि आप इसके बाद लॉगिन सिस्टम बनाएं तो एक इफ एल्स का ब्लॉक और ले लिया और आपने लॉगिन लिया। ये मेरा कौन सा ब्लॉक है, लॉगिन, और ये मेरा कौन सा है, रजिस्ट्रेशन। तो दो आपने कंडीशंस ले ली, क्योंकि पैरामीटर्स आ रहे हैं बट ये पैरामीटर्स किस एक्शन के लिए हैं, क्या करना है इन पैरामीटर से, वो आपको एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अगर एक्शन की वैल्यू रजिस्ट्रेशन है तो इस ब्लॉक में एंटर करो, और एक्शन की वैल्यू लॉगिन है तो इस ब्लॉक में एंटर करो, और एक्शन की वैल्यू कुछ और है तो उस ब्लॉक में एंटर करो। तो आप एक ही पेज पर आप मल्टीपल एक्शंस लेके आप अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। अभी सबसे पहला हमारा काम है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। रूल नंबर फर्स्ट, ऑलवेज फिल्टर द इनकमिंग डेटा, ठीक है। ऑलवेज फिल्टर द इनकमिंग डेटा। अब हमेशा हमें आने वाले डेटा को फिल्टर करना चाहिए। उसके लिए आप W3C पे जाना और बिल्ट इन कुछ फिल्टर फंक्शंस हैं, वो आप PHP के वो आप देख सकते हैं। तो आपको W3C स्कूल्स में जाना है, PHP पे जाना है, और यहां पर आप जाइएगा PHP फिल्टर्स, और यहां पर आपको सैनिटाइजेशन पे वर्क करना है। डेटा सैनिटाइजेशन, फिल्टर करना मतलब डेटा को सैनिटाइज करना कि कोई इलीगल कैरेक्टर तो नहीं आ रहा है हमारे डेटा के साथ में।
सो उसको सैनिटाइज करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, फिल्टर अंडरस्कोर वार करके एक फंक्शन होता है जो कि इस प्रकार से यूज किया जाता है। सो फिल्टर अंडरस्कोर वार किया और मुझे किसको सैनिटाइज करना है, तो सबसे पहले मुझे सैनिटाइज करना है पहले पैरामीटर को जो कि मेरा क्या है, fname है। सो डॉलर अंडरस्कोर गेट स्क्वायर ब्रैकेट को यहां से कॉपी किया और यहां पर किसको करना है, डॉलर अंडरस्कोर गेट fname को फिल्टर करना है और जो फिल्टर्ड डेटा है उसको वापस से रिसीव करना पड़ेगा। तो एक लोकल बना लिया मैंने, लोकल वेरिएबल बना लिया वापस से fname। तो होगा क्या कि जो डॉलर अंडरस्कोर fname को आपने लिया और फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग इस कांस्टेंट से फिल्टर वार फंक्शन क्या करेगा, उस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू के अंदर अगर कोई भी इलीगल कैरेक्टर होगा या मेलिशियस कोड होगा तो उसको रिमूव करके डायरेक्टली आपके पास fname के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली ये स्टेप आपको सभी पैरामीटर्स के लिए करनी है। अगला पैरामीटर मेरा lname है, सो यहाँ पर मैंने इसको lname बोला और यहाँ से भी मैंने इसको lname बोला। फिर आ रहा है हमारा uname, यूजरनेम, सो इसको मैंने यूजरनेम किया। फिर आ रहा है हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, सो यहाँ पर मैंने पासवर्ड बोला और यहाँ पर मैंने कंफर्म पासवर्ड बोला और इसको आपने कंफर्म पासवर्ड बोला तो इसको भी मैंने कंफर्म पासवर्ड बोला। और क्या आ रहा है हमारे पास, और कुछ भी नहीं, इस लास्ट स्ट्रिंग को मैंने हटा दिया। अब आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करना पड़ेगा, सो इसमें वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। पहली बात, ये वैलिडेशन वाला टास्क आप फ्रंट एंड पे ही कर सकते थे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो वैलिडेशन दो प्रकार से हो सकती है, या तो क्लाइंट साइड वैलिडेट करवाओ या सर्वर साइड वैलिडेट करवाओ। सो अभी मैं PHP में अगर इन दोनों को कंपेयर करके अगर मैं बोलूं कि हाँ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो तुरंत एरर जनरेट करनी है कि पासवर्ड डजंट मैच। सो इस टाइप का जो वैलिडेशन होगा वो सर्वर साइड वैलिडेशन है। सो यहाँ पर एक सिंपल सा सर्वर साइड वैलिडेशन, ठीक है, सर्वर साइड वैलिडेशन हमें परफॉर्म करना है। यहाँ पर जब हम फिल्टर की बात कर रहे हैं ना, तो एक पार्ट और होता है वैलिडेटिंग डाटा, कि डाटा को वैलिड है कि नहीं है। मतलब मेरा पासवर्ड कुछ और आ रहा है और कंफर्म पासवर्ड कुछ और आ रहा है, मतलब उसने टाइप करते समय, यूजर ने टाइप करते समय गलती करी है, तो उसकी वो जब श्योर हो जाए कि हाँ मेरा पासवर्ड भी यही है और कंफर्म पासवर्ड भी यही है और दो बार टाइप कर रहा है, तो मतलब डैम श्योर है कि उसने पासवर्ड सही लिखा है और उसी पासवर्ड को वो डीबी में हम स्टोर करवाएंगे। सो यहाँ पर हमें वैलिडेट करवाना पड़ेगा और जो वैलिडेशन हम यूज करेंगे सर्वर साइड वैलिडेशन। मैं आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी यहाँ पर बता दूंगा, जो कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन हमेशा जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। अभी मैं आपको जो है सर्वर साइड वैलिडेशन बता रहा हूँ। हम एक सिंपल सा कंडीशन लेंगे और हम ये चेक करवा लेंगे कि यदि पासवर्ड जो है वो नहीं इक्वल है कंफर्म पासवर्ड से, तो हमें क्या करना है, एल्स हमें क्या करना है। अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल नहीं है तो तुरंत हमें इस ब्लॉक में जाके रिटर्न करवा देना है। सो डॉलर डेटा और यहां पर मैंने आप स्टेटस दे सकते हो, यहां पर एक स्टेटस दे सकते हो, स्टेटस कॉलन स्टेटस और 401। ये स्टेटस नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जनरली 401 का मतलब होता है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स या पासवर्ड डजंट मैच, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच। यहाँ पर ऐसे लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया कंफर्म पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड does not match। सो यदि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है तो हम इस प्रकार का एक वेरिएबल लिया और ये कमेंट मैंने पहले कर दिया। मेरे पास सर्वर पर पासवर्ड भी आ रहा है और कंफर्म पासवर्ड भी आ रहा है। यदि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं होते हैं तो सिंपल सा एक डाटा वेरिएबल लिया, मैसेज 401 दे दिया और 401 का हमारे लिए डेवलपर के लिए मतलब रहेगा कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच।
ठीक है। और यहाँ लास्ट में इफ एल्स के बाद में लास्ट में मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगा, एको करवाऊंगा, किसको, जेसन एनकोड करूंगा उस डेटा को जो मैंने एसोसिएटिव अरे बनाया है डॉलर डेटा। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। अब आपको यहाँ पर दोनों टैब पे ध्यान रखनी है, नेटवर्क और कंसोल। कंसोल पे तब डेटा आएगा जब यहाँ रिस्पॉन्स में आप डेटा देखेंगे। सो यहाँ सक्सेस जो फंक्शन होता है, एजेक्स का सक्सेस फंक्शन होता है, उसके 3 पैरामीटर होते हैं। तो कौन से 3 पैरामीटर होते हैं, अगर आप भूल जाएं कभी तो वापस आप अपने jQuery के एजेक्स मेथड्स पे जाना और वहां से आपको 3 पैरामीटर्स जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। सो XHR है, रिस्पॉन्स है ना, और उनका ऑर्डर क्या है, पहले XHR आता है कि रिस्पॉन्स आता है। तो कभी भी अगर आप भूलें तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कि क्या है। सो एजेक्स रेफरेंस पर गए, आगे जाना, नेक्स्ट पेज पे जाना, वापस से गए, एजेक्स रेफरेंस पे गए, ठीक है, $.ajax पे गए और यहां पर देखना ये सक्सेस है, इस पूरे को उठा लिया। तो पहला पैरामीटर हमेशा रिजल्ट का होता है, दूसरा पैरामीटर स्टेटस का होता है, तीसरा पैरामीटर XHR का होता है। इसमें से हमारे 2 हमारे काम के नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। और ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हैं। सो यहाँ पर रिजल्ट को मैं क्या करवा दूं, console log करवा दूं, console.log किया। तो सर्वर साइड से जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैंने console log किया। और सर्वर मतलब ये ajax.php, और यहाँ पर मैंने एको करवा रखा है। तो जो भी यहाँ पर एको करूंगा वो मुझे console log पे दिखेगा। यहाँ पर आए, नेटवर्क टैब में गए, बगैर पेज को रिफ्रेश, ये है क्लियर कर सकते हो, है ना, और डेफिनेटली रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि अब मैंने चेंजेस कर दिए। फटाफट मैं यहाँ पर डिटेल्स फिल कर सकता हूँ और नेटवर्क टैब पे गए, सबमिट पे क्लिक किया, इस पे गए, रिस्पॉन्स पे गए, अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा, लाइन नंबर 22, लाइन नंबर 22, ये वेरिएबल डिफाइंड नहीं है। तो अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं होते हैं तो इस ब्लॉक में आएगा डेफिनेटली, और इस वेरिएबल में उसको डाटा वेरिएबल मिला ही नहीं। तो हमारा वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले डाटा हमें सही तरीके से फिल करना पड़ेगा। मैंने डाटा लिखा ए, मेरा यूजर नेम ए, पासवर्ड मैंने लिखा 1 2 3 और कंफर्म पासवर्ड लिखा 4 5 6। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है, मतलब वैलिडेशन काम करेगा और मुझे रिस्पॉन्स में मैसेज आएगा। तो मैं जो हूं सर्वर साइड वैलिडेशन पे काम कर रहा हूं अभी। यहां पर गए और देखो स्टेटस आ गया, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच। कंसोल में भी जाके आप देखिएगा, और कंसोल में जो आ रहा है वो मैं उसको ना तो कोलैप्स कर सकता हूं ना एक्सपांड कर सकता हूं। तो जो भी आपको दिख रहा है वो जस्ट एक स्ट्रिंग है। देखने में तो लग तो जेसन की स्ट्रिंग रही है, मगर ये जेसन की स्ट्रिंग है। इस जेसन की स्ट्रिंग को जेसन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कंसोल पर आप गए, यहां पर आए, सो कन्वर्ट जेसन स्ट्रिंग टू जेसन ऑब्जेक्ट, या इसको आप बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जेसन स्ट्रिंग को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है जेसन डॉट पार्स, ये फंक्शन कन्वर्ट कर देता है। सो रिजल्ट को लेना है और रिजल्ट में ही स्टोर करवाना है, ताकि वेरिएबल की बचत हो जाएगी, नया वेरिएबल नहीं लेंगे हम कोई। और वापस से इस रिजल्ट को आप कंसोल लॉग नीचे करवा देना, ताकि अपने को पता चल जाएगा कि कन्वर्ट करने से पहले रिजल्ट में क्या था और कन्वर्ट करने के बाद रिजल्ट वेरिएबल में फिर क्या हो गया। एक ही वेरिएबल को मैंने बार बार रीयूज कर लिया। सेव किया, रिफ्रेश किया, यहां पर गए, ए पासवर्ड मैंने लिखा 1 2 3 और कंफर्म पासवर्ड लिखा 4 5 6, जो कि मैच नहीं हो रहे हैं। देखिए कोलैप्स और एक्सपैंड कर सकता हूं। अब ये कोलैप्स और एक्सपैंड को यहां से मैं एक कंडीशन लगा के मैं चेक करवा सकता हूं।
यहाँ पर मैं कंडीशन लगा सकता हूं कि रिजल्ट डॉट स्टेटस की वैल्यू यदि 401 है, क्या हो 401 है, तो मुझे अलर्ट करवा दो। और अलर्ट में जो मैसेज मुझे टाइप करवाना है, मैसेज भी मैं सर्वर साइड से ला रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, रिजल्ट डॉट मैसेज। ठीक है, रिजल्ट डॉट MSG, ये MSG, या सर्वर साइड पे पूरा भी लिख सकते हो, मैसेज भी लिख सकते हो, और मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया MSG। सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लियर्स किया, यहाँ से फर्स्ट नेम इंटर किया, लास्ट नेम इंटर किया, पासवर्ड मैंने डाला 123, कंफर्म पासवर्ड डाला 456, और मैंने लास्ट में सबमिट क्लिक किया। ये देखिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, ये हो गया। तो हमारा वैलिडेशन काम कर गया। ये जो हमने वैलिडेशन किया है, डाटा वैलिडेशन किया है, ये किस प्रकार का वैलिडेशन था? सर्वर साइड वैलिडेशन। क्योंकि ये जो वैलिडेशन का मैं जो चेक करवा रहा हूँ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का, ये जो कोड है मेरा PHP में लिखा है, तो यदि ये PHP में कोड लिखा है तो ये मेरा सर्वर साइड वैलिडेशन हो गया। मतलब क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सर्वर पर गई, सर्वर पर मैंने डेटा रिसीव किया, उनको चेक करवाया, वहां पर कुछ गड़बड़ लगी या पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हुए, तो मैंने रिस्पॉन्स में वापस से उसको एरर कोड दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया वैलिडेशन का काम। अब एल्स ब्लॉक में एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हुए हैं तो इस ब्लॉक में एंटर करेगा, और मैच हो गए हैं मतलब वैलिड है, तो आगे बढ़ना है। और आगे किस प्रोसेस पे आगे बढ़ना है? हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आगे बढ़ना है। उससे पहले गोल्डन रूल, हमेशा अपने डेटा को क्या करना है? फिल्टर करना है। सो ऑलवेज फिल्टर द इनकमिंग डेटा। PHP के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं फिल्टर अंडरस्कोर var, उससे ये कांस्टेंट आप सप्लाई कर दो, जिससे ऑटोमेटिकली वो फिल्टर हो जाएंगे। आपकी वेबसाइट सिक्योर होगी, कोई भी हैक नहीं कर सकता अगर आप अपने पैरामीटर्स को फिल्टर कर रहे हैं तो। उसके बाद एल्स पार्ट पर आए, और एल्स पार्ट पर जो है आपको अपना DB में स्टोर करना है। बट DB में स्टोर करने से पहले आपको डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। बट मेरे पास यहाँ पर हो सकता है आगे चल के मैं लॉगिन पे भी करूँ, तो वहां पर मैं बार बार कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करूंगा। इस पेज में बहुत सारा ऑपरेशंस करेंगे, मगर कनेक्शन एक ही बार स्टैब्लिश होगा, तो बेटर है DB का कनेक्शन सबसे टॉप ही टॉप पर आप करो। तो PHP ब्लॉक में एंटर करते ही सबसे पहला स्टेप है आप DB कनेक्शन स्टैब्लिश कर दो। तो DB कनेक्शन ओपन, तो लास्ट में मैं करूंगा क्लोज करने से पहले। फिफ्थ स्टेप है हमारी DB कनेक्शन क्लोज। ओपन कैसे करते हैं? ओपन हम ऐसे करते हैं, कनेक्शन वेरिएबल ले लो, और एक बिल्ट इन फंक्शन है mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का एक फंक्शन है, या फिर डाई करेंगे। डाई क्यों डाई कर रहे हैं? तो वो हम यहाँ पर उसको मैसेजेस बता सकते हैं। तो पहले तो मैं ये 4 पैरामीटर ले लेता हूँ, चारों स्ट्रिंग है। सो पहला पैरामीटर होस्ट नेम, जो कि हमारे केस में लोकल होस्ट है, दूसरा MySQL का यूजर नेम जो कि रूट है, तीसरा हमारा डेटाबेस है। अब डेटाबेस मुझे याद नहीं है कि कल क्या डेटाबेस बनाया था, तो हम यहाँ पर जाके PHP my admin में हम देख सकते हैं। सो आई थिंक ajax अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन के नाम से कोई डेटाबेस शायद बना हुआ होगा, फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब तक जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम आगे का कोड कर लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर आप या तो कुड नॉट कनेक्ट लिख सकते हैं, या बिल्ट इन एक mysqli अंडरस्कोर एरर का एक फंक्शन होता है जो कि आप सप्लाई कर सकते हो। उससे आपको ऑटोमेटिकली जो भी एरर होगी वो आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर कनेक्शन वेरिएबल आपने सप्लाई कर दिया। अगर कनेक्ट नहीं हो पाता है तो mysqli एरर फंक्शन डाई के अंदर सप्लाई कर दो, कनेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप कनेक्शन क्लोज करें। सो लास्ट में गए और यहाँ पर मैंने कनेक्शन क्लोज किया। सो mysqli अंडरस्कोर क्लोज, और ये कनेक्शन वेरिएबल मैंने यहाँ सप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप फिफ्थ हो गया, स्टेप सेकंड जो कि है बिल्ड द क्वेरी, वो यहाँ पर हमें करनी है। तो स्टेप सेकंड इज द बिल्ड द क्वेरी। अब क्या क्वेरी बिल्ड करना है? एक SQL वेरिएबल ले लिया मैंने। सो $SQL इज इक्वल टू जो भी मुझे वर्क करना है, मुझे करना है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। बट एक अच्छे सिस्टम की पहचान ये होती है कि जो रजिस्ट्रेशन आप करने जा रहे हो, सबसे पहले ये चेक कर लो कि ये जो यूजर नेम आ रहा है ये डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल है
कि नहीं है, क्योंकि सेम यूजर नेम से क्या दो यूजर रजिस्टर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। सो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है, पूछा जाता है कि जो यूजर नेम हम स्टोर करने जा रहे हैं उस नाम से कोई यूजर नेम ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं पूरा एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारी जो टेबल है सो यूजर्स टेबल है हमारी, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और यहां पर मैंने लिखा वेयर, क्या, वेयर यूजर नेम, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू समथिंग, और ये यूजर नेम क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास आ रहा है। क्योंकि सिस्टम ये है कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो यूजर नेम हम नया रजिस्ट्रेशन करने जा तो रहे हैं, बट पता तो कर लो कि ये यूजर नेम ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल हुआ तो तुरंत उसको बोल देंगे कि दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो यहां पर मैंने ये किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू यू नेम, और यहां पर आप अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करो। तो स्टेप थर्ड है एग्जीक्यूट द क्वेरी, एग्जीक्यूट द क्वेरी। सो MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, सो क्वेरी किया, और यहां पर $कॉन और $SQ। सो ये मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट किया। जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, क्वेरी हमेशा हमें क्या देती है, रिजल्ट देती है, एक रिजल्ट का ऑब्जेक्ट देती है, और हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है फाइंड NOR, नंबर ऑफ रोज। सो $NOR इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज, और यहां पर आप अपना रिजल्ट वेरिएबल पास कर लो $result, ठीक है। और यहां पर जो है $NOR अगर 0 है, मतलब इस यूजर नेम नाम का कोई भी नहीं है, तो नंबर ऑफ रोज कितने रिटर्न होंगे, 0। 0 के केस में हम जो है ओके विथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, या फिर हम लिख सकते हैं वी कैन रजिस्टर, और एल्स में क्या है, वी कांट रजिस्टर, वी कांट रजिस्टर, ठीक है ना, हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस नाम का ऑलरेडी यूजर नेम है। जैसे होता है ना, आप कभी साइन अप करते हो, वो यूजर नेम ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो गूगल अपन ईमेल या बनाते हो तो बोल देता है गूगल के इस नाम से ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर कैन नॉट रजिस्टर। सो अगर वो रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने वापस से क्या किया, एक डाटा वेरिएबल लिया, और यहां पर मैं कुछ स्टेटस कोड दे सकता हूं फिर से, ठीक है। सो स्टेटस, और यहां पर मान लीजिए मैंने 403 दे दिया, मान लीजिए 403 दे दिया। हेलो, ठीक है, वी कैन नॉट रजिस्टर्ड, सो मे बी मैंने एरर दे दी 402, है ना, और यहां पर मैंने क्या दे दिया, MSG, और मैंने यहां पर दे दिया MSG के बाद मैंने वो दे दिया कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ठीक है, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उस केस में क्या होगा वो हमें देखते हैं। सो मैं डेटाबेस में गया, जानबूझ के मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ कि इंसर्ट में गया और मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ कि ये इस नाम का यूजर नेम ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरा यूजर नेम A है, लास्ट नेम A है, यूजर नेम यहाँ पर मैंने A ले लिया, पासवर्ड भी मैंने A ले लिया, पासवर्ड को मैंने मान लीजिए शावन में मैंने इसको स्टोर करवा दिया। तो मेरा एक यूजर ऑलरेडी डाटाबेस में पड़ा हुआ है, किस नाम से, A नाम से, A नाम से यूजर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अब मुझे बताइए कि
अब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से अगर कोई भी यूजर ए अगर स्टोर करके अगर वो सबमिट क्लिक करेगा तो क्या रजिस्टर होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? उस नाम का यूजर ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ा हुआ है, एरर आ जानी चाहिए। सो अब हम प्रोसेस करके देखते हैं। ये मैंने सबमिट पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं और ए और मैंने सबमिट पे क्लिक किया। यहाँ स्टेटस कोड क्या आ गया? 402 आ गया। 402 का मतलब हमारे लिए, डेवलपर के लिए है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, आ गया ना ये 402। तो अब इसका आप लॉजिक फिर लगा सकते हैं कि यदि स्टेटस का मतलब 402 है तो उसका फिर से मैंने अलर्ट करवा दिया। यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये सारा काम जो हो रहा है ना, ये हमारा वैलिडेशन का हो रहा है। वैलिडेशन कि भाई पहले आप चेक करवा लो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए। दूसरी बात, यूजर नेम डेटाबेस में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इतना सारा चेकिंग करने के बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हो। सो वी कैन रजिस्टर, जहां पर जिस ब्लॉक में मैंने लिख रखा है वहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 0 है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर हमें अब क्या करना है? सो स्टेप सेकंड मैंने परफॉर्म किया, बिल्ड द क्वेरी। सो अगेन बिल्ड द क्वेरी। सो क्या करना है, अब हमें अपनी क्वेरी परफॉर्म करनी है। सो $SQL, अब जाके मुझे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। सो इंसर्ट इनटू यूजर्स parenthesis start parenthesis close values parenthesis start parenthesis close। सो यहाँ पर क्या क्या स्टोर करवाना है? एफ नेम कामा एल नेम कामा यूजर नेम कामा पासवर्ड। ये जो कंफर्म पासवर्ड है सिर्फ वैलिडेशन के काम तक का है, उसके बाद डेटाबेस में इसका कोई रोल नहीं है। डेटाबेस में जाएगा तो सिर्फ क्या जाएगा? पासवर्ड जाएगा। उसके बाद 4 कॉलम है तो 4 वैल्यू के लिए सिंगल कोटेशन की वैल्यू मैंने सप्लाई कर दी। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम लिया, यहां पर दिया, फिर आपने लास्ट नेम लिया, यहां पर आपने सप्लाई कर दिया, फिर आपने यूजर नेम लिया, यहां सप्लाई कर दिया, फिर पासवर्ड। अब पासवर्ड हमें प्लेन तो स्टोर करना नहीं है, तो यहां पर पासवर्ड को वापस से आप क्या करेंगे? उसको एनक्रिप्ट कर देंगे। सो ये पासवर्ड लिया और इस वाले ब्लॉक में हम क्या कर लेते हैं? पासवर्ड को कन्वर्ट कर लेते हैं SHA-1 के हैश में। ये तो इस ब्लॉक में मैंने क्या किया? SHA-1 के थ्रू में उस पासवर्ड को लिया, वापस से SHA-1 किया और वापस से उसी वेरिएबल में उसका हैश डाल दिया, और इस वेरिएबल को वापस से हम जो है यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप चाहें तो इसको एको करवा के आउटपुट देख सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली अभी एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। स्टेप थर्ड, execute the query। सो MySQLi, पहले तो रिजल्ट मिलेगा मुझे। सो रिजल्ट इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। सो $connection $SQL। ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, और क्वेरी एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद मुझे अपना जो है एक मैसेज बता देना है। सो स्टेटस 200 और यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। 200 का मतलब हो गया कि जो ऑपरेशन आपने दिया था वो सक्सेसफुली हो गया। तो क्लाइंट साइड पर आने के बाद मैंने यहाँ पर एक और ले लिए। सो 200 दे दिया, या फिर सिंपल सा आप करवा सकते हैं मैसेज। हालांकि इसका वैलिडेशन भी लगा सकते हो, जैसे मैं 200 का आपको करके बता देता हूँ। 200 सेव किया। सो ये मैंने किया। अब मैं बी 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 यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो डेटाबेस में जाके चेक करो कि यूजर आया कि नहीं आया। यूजर सक्सेसफुली आ गया डेटाबेस में। अगर सिंपल सा ये वाला हम यूज कर रहे हैं तो इसकी फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्कोर थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं कि ये मैंने पूरा कोड कमेंट किया और डायरेक्टली अलर्ट करवा लो। कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं, सब में ही अलर्ट करवाना है अपने को।
तो कोड और भी छोटा हो गया, इफ एल्स की जरूरत ही नहीं है, इफ की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अलर्ट करवा दीजिए। अगर सिंपल अलर्ट यूज कर रहे हो तो फिर ऐसा कर लो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्वीट अलर्ट या इस टाइप का यूज कर रहे हो तो आप फिर वो उसको और बेटर कर सकते हो। अभी मैं सिंपल उसको और शॉर्ट में कर दिया मैंने, है ना, एक ही लाइन, जहां पर मैं 5 लाइन लिख रहा था अब मेरा एक ही लाइन से काम हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन कुछ भी हो आएगा सर्वर से रिजल्ट डॉट मैसेज के अंदर ही आएगा, जो भी होगा तो वो यहाँ पर हम बता सकते हैं एरर मैसेज। तो यहाँ पर मैंने सी लिखा, सी और मैंने क्लिक किया। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नेटवर्क टैब में गए, नहीं आया, टाइम लगा पता नहीं क्यों, बट आ गया है और आया है मैसेज कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो डेटाबेस में जाके चेक करो। थोड़ा सा डेटाबेस जो है हमारा आज स्लो परफॉर्म कर रहा है, तो ये यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब सी नाम का यूजर ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल है, मैं वापस से सी नाम का एक बार फिर स्टोर करने की कोशिश करता हूं। ये मैंने सी नाम का यूजर वापस से स्टोर करने जा रहा हूं, बट ये यूजर जो है ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर्ड है। हमारा सारा जो लॉजिक है ना यूजर नेम के बेसिस पे चल रहा है, नाम सी होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपका यूजर नेम जो है वो ऑलरेडी डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। सो मैंने रजिस्टर किया और ये बता दिया कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या क्वेरी वापस से एग्जीक्यूट हुई, क्या वापस से सी वाला यूजर चला गया, क्या नहीं चला गया। और एक और प्रोटेक्शन आप दे सकते हैं कि आप अपने यूजर नेम को यूनिक कंस्ट्रेंट दे दें। इससे क्या होगा कि गलती से भी अगर वैलिडेशन फेल हो गया आपका, फिर भी डाटाबेस में डबल रिकॉर्ड्स आ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। सो आपको यूजर्स पे जाना है, यहां पर जाके सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है यूनिक, कि भाई यूजर नेम जो है, आप माइस्क्यूएल को खुद ही बोल रहे हो कि भाई इस नाम का सेकंड रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। आप पीएचपी से भेज रहे हो, आपका पीएचपी का वैलिडेशन आपने लगाया हो या नहीं लगाया हो, यहां पर आप उसको दे रहे हो कि ये यूनिक है, तो डाटाबेस खुद ही संभाल लेगा कि भाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ ही नहीं सकते हैं। तो जैसे ये ग्रे की सिंबल आ रहा है, इसका मतलब जो है ये यूजर जो है, ये यूजर नेम आपका यूनिक है, तो कोई भी 2 रिकॉर्ड सेम आ ही नहीं सकते। तो एक प्रोटेक्शन तो आपने यूनिक कंस्ट्रेंट तो डेटाबेस लेवल पे ही लगा दिया, एक वैलिडेशन तो आपने डेटाबेस लेवल पे ही लगा दिया कि भाई जो है यूजर नेम आपके डबल रिकॉर्ड्स के नहीं आ सकते हैं। और दूसरे वैलिडेशन जो है आप पीएचपी साइट पर आप खुद चेक करवा रहे हो, खुद क्वेरी परफॉर्म करके चेक कर रहे हो कि भाई नंबर ऑफ रोज अगर 0 हैं तो ही स्टोर करना है, और नंबर ऑफ रोज 1 रिटर्न हो गया है तो आप तो रिस्पॉन्स में ये भेज के ना आप बाहर निकल जाओ, कोई इंसर्ट ऑपरेशन नहीं करना है, ठीक है। और सारा के सारा वर्क मैं लास्ट में जेसन इनकोड कर रहा हूं, ताकि चाहे ये डाटा मिले, चाहे ये डाटा मिले, चाहे ये डाटा मिले, कोई सा भी एक डाटा मिलके आप उसको इनकोड करके भेज रहे हो और क्लाइंट साइड पर आपने ये ले लिया। तो ये तो टास्क हो गया हमारा, एक सक्सेसफुली एक एजेक्स रिक्वेस्ट को हमने परफॉर्म करके बताया। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ऑपरेशंस हम करते हैं, कोई भी आपने ऑपरेशन किया, वो रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर बटन को डिसेबल करना पड़ता है तब तक के लिए जब तक वो पूरी प्रोसेस ना हो जाए। नहीं तो क्या होता है, स्लो इंटरनेट कनेक्शन पे आपने एक बार क्लिक कर दिया और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो प्रोसेस चली भी गई है, और आप दोबारा वापस से क्लिक कर देते हो, तो चांसेस हैं कि सेम डाटा सर्वर पर 2 बार चले जाए और आपने वैलिडेशन नहीं लगा रखा हो तो 2 एंट्री हो जाए, तो प्रॉब्लम। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, एक बार बटन पे क्लिक करने के बाद उस बटन को डिसेबल कर दो, और साथ साथ एक लोडर, क्योंकि लोडर जो है आपको वो फील देता है कि आप यूजर को ये फील देगा कि हाँ कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, भले आप उसको 10 सेकंड के लिए बिठा दो, मगर जहां पर उसको लोडर दिख गया ना तो उसको लग जाएगा हाँ प्रोसेसिंग चल रही है, और जब तक ये लोडर चल रहा है तब तक हमें सिस्टम पे कुछ कोई भी ऑपरेशन नहीं करने। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि लोडर हमें कैसे लाना है और इस बटन को डिसेबल कैसे करना है। सो सारा के सारा काम ये क्लाइंट साइड पर होगा। क्लाइंट साइड मतलब जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट ब्लॉक। सो ये बटन पे क्लिक करने के बाद, ये बटन पे क्लिक करने के बाद e.prevent डिफॉल्ट, और यहाँ पर तुरंत यहाँ पर आपको देना है कि आपको उस बटन को डिसेबल करना है, ताकि सेकंड टाइम वो जो है वापिस से वर्क ना करे। सो यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर, यहाँ पर मैं कर देता हूं डिसेबल द सबमिट
सबमिट बटन, डिसेबल द सबमिट बटन। और उसको डिसेबल करने के लिए jQuery के अंदर बहुत आसान सी मेथड है ये कि फॉर्मूला चलता है jQuery की लाइफ साइकिल में $selector.action। सो यहाँ सिलेक्टर हो गया दिस, मतलब उस बटन पर डॉट डिसेबल्ड, दिस डॉट डिसेबल्ड, ठीक है, जिस पे इवेंट हो रही है। अब थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म पे हो रही है और बटन पे क्लिक किया है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। सो मैंने देखो हो रहा है, इवेंट हो रहा है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा console लॉग करवा लूँ, console.log, और इस पे मैंने बोल दूं क्लिक्ड, है ना, क्लिक्ड किया मैंने, और console log पे जाना है, डिसेबल्ड डॉलर डिसेबल्ड। सो jQuery में डिसेबल बटन jQuery। कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप गूगल पे जाइए, और गूगल पर आपको जो है स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट है, वहां पर आपको बेटर आंसर मिलेंगे। स्टैक ओवरफ्लो पे जाइए, स्टैक ओवरफ्लो पर आपको ऊपर की ओर क्वेश्चंस मिलेंगे, नीचे की ओर आंसर मिलेंगे। सो यहां पर मैं अभी पहले तो दिस डॉट हमें सबमिट बटन को जो है ये कोड लिया मैंने, पेस्ट किया, ये कर क्या रहा है, डिसेबल ट्रू प्रॉप किया इसने। यहाँ सिलेक्टर में हमें ये देना है कि सिलेक्टर में हमें देना है कि फॉर्म का दिस डॉट फॉर्म का जो है दिस डॉट प्रॉप, मुझे सबमिट बटन को ढूंढना पड़ेगा। सो फाइंड, और फाइंड ऐसा एलिमेंट जिसका टाइप क्या हो, सबमिट हो, ऐसा बटन ये पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। डॉलर हटाया, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इवेंट फॉर्म पर हो रही है और फॉर्म ढूंढो ऐसे एलिमेंट को। फाइंड का मतलब होता है चिल्ड्रंस को ढूंढना, है ना। तो इस फॉर्म के जो चिल्ड्रन होंगे, ये देखो फॉर्म का स्टार्ट फॉर्म के क्लोज के बीच में ही सब कुछ आ रहा है। तो ये जितने भी मिल रहे हैं, डिव बटन लेबल इनपुट, डिव बटन लेबल इनपुट, ये सब किसके चिल्ड्रन हैं, फॉर्म के हैं। तो यहां पर मैंने फॉर्म को बोला है कि फॉर्म ढूंढो ऐसे एलिमेंट को, आपके ऐसे चिल्ड्रन को ढूंढो जिसका जो टाइप है सबमिट है। तो देखिए बटन है जिसका टाइप क्या है, सबमिट है, और उस पे प्रॉप मेथड से आप डिसेबल्ड उसको ट्रू करवा दो। तो देखते हैं क्या होता है। देखो डिसेबल हो गया। नाउ सेकंड टाइम में उस पे जो है वो क्लिक नहीं कर सकता हूं। सो सक्सेसफुली वो हो गया, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। सो jQuery के अंदर आपने ये दिस किया, फिर फाइंड करना है बटन को, सबमिट, ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर है यहाँ पर, है ना। सो ये आपने सिलेक्ट करना है, टाइप सबमिट, प्रॉप दिया डिसेबल्ड और उसको ट्रू दे दिया। सो ये हो गया है। और जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाता है सक्सेसफुल, सो यहां पर अगेन, अब यहां पर देखो हमें जरूरत पड़ेगी ये अलर्ट की, कि यदि सक्सेस मैसेज आ जाता है अलर्ट के बाद, तो इसी को वापस से लेके इसको क्या कर देंगे, फॉल्स, क्योंकि मुझे वापस से नया रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि सारी चीजें होने के बाद अगर सक्सेस 200 आता है तो उस बटन को वापस से क्या कर देना है, डिसेबल्ड से एक्टिव कर देना है वापस से। सो सेव किया, आउटपुट देखा,
अब देखिएगा यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ और मैं एक ई नाम का जो है यूजर मैं डेटाबेस में स्टोर करता हूँ। अभी तक मेरे पास डेटाबेस में ई नाम का कोई भी यूजर नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके पे क्लिक किया और आई थिंक यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया। और उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उस एलिमेंट को लेना पड़ेगा। सो ये मेरा फॉर्म है और उसको मैंने जो है $this से लेना है और ये आपने किया फॉर्म डॉट फाइंड और यहाँ पर वापस से फॉर्म डॉट फाइंड सेव किया और आउटपुट देखा, क्लियर किया। अब मैं एफ नाम का यूजर फीड कर देता हूँ, एफ और मैंने सबमिट पे क्लिक किया, क्लिक हो गया, रिस्पॉन्स आ गया। जैसे ही ओके करूंगा तो वापस से हो गया। वो क्या होता है कि जैसे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद jQuery मतलब उस अपने करंट रेफरेंस से हट जाता है। मतलब जैसे ही आपने फॉर्म पे क्लिक किया तब तक उसका $this फॉर्म को पॉइंट कर रहे होता है, मगर उसको पॉइंट करने के बाद उसने एजेक्स रिक्वेस्ट कर दी, उसके बाद रिस्पॉन्स आ गया, jQuery का रेफरेंस वो दिस से हट चुका था। इसलिए उस दिस को मैंने क्या किया, एक फॉर्म में ले लिया ताकि उस फॉर्म को वापस से मुझे एंटर करना था। तो यहाँ पर ये वापस से उस फॉर्म को मैंने रेफर किया कि भाई वापस से उस फॉर्म को लाओ, उसके अंदर ढूंढो ऐसे बटन को जिसका टाइप सबमिट और उस पर वापस से डिसेबल्ड को फॉल्स कर दो। तो ये हमारा जो है डिसेबल्ड वापस से एक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। और अब रही बात लोडर की, और jQuery के अंदर बहुत अच्छे अच्छे से लोडर हैं। सॉरी, बूटस्ट्रैप के अंदर लोडर्स हैं। उन लोडर्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप पे आपको जाना है। तो लोडर हम कहाँ लगाएंगे रिक्वेस्ट करने से पहले? एजेक्स के अंदर एक फंक्शन होता है बिफोर सेंड, क्योंकि रिस्पॉन्स आने पर सक्सेस होता है। बिफोर सेंड वो मेथड है कि सेंड करने से पहले लोडर लाओ और रिस्पॉन्स आने के बाद लोडर को आप खत्म कर दो, वापस से हाइड कर दो। बिफोर सेंड नाम की मेथड में यूज करूंगा इस सक्सेस से पहले। बिफोर सेंड, अब बिफोर सेंड में इसमें भी कॉलबैक्स हैं हमारे पास। ठीक है, आप बूटस्ट्रैप 4 में जाइएगा और आप स्पिनर्स ढूंढिएगा, स्पिनर्स है ना, और स्पिनर्स आई थिंक लोडर ही हैं। बूटस्ट्रैप ये तो थोड़ा सा ये बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ट इन कुछ लोडर टाइप से हैं। तो ये इनको कैसे लाया जाता है, क्या किया जाता है? आपको किस टाइप का लोडर चाहिए पहले तो आप डिसाइड कर लो। ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए कि आई थिंक ये वाला ले लेते हैं जिसमें लोडिंग भी आ जाएगा और डिसेबल्ड भी दे देंगे। ये वाला दे दिया मैंने। ठीक है, दोनों ही काम हो जाएंगे, लोडर भी दिखेगा और साथ साथ डिसेबल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लिया तो सिंपल सा मैंने स्पान उठा लिया और जो हमारा फॉर्म है, बटन का स्टार्ट, बटन का क्लोज, और वहां पर मैंने दे दिया, यहां पर दे दिया। तो सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, तो ये कब दिखेगा? ये अभी तो पेज लोड होते ही दिखने लग गया। तो हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तब ये दिखना चाहिए। तब तक ये हाइड होना चाहिए। इस एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, हाइड करूंगा।
तो नॉर्मली इसको मुझे हाइड करना है। सो ये डॉक्यूमेंट रेडी हुआ और मुझे इस एलिमेंट को हाइड करना है। सो jQuery से मैं कहूंगा कि इसको ढूंढो, स्पिन ग्रो क्लास को ढूंढो और इसको हाइड कर दो, डॉट हाइड। कि इनिशियली पेज लोड होते ही ये लोडर नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। अब जैसे ही एजेक्स रिक्वेस्ट जो आएगी हम बिफोर सेंड उसको क्या करवा देंगे, शो करवा देंगे। ठीक है, सो बिफोर सेंड शो करवाया मैंने, और देखना EFG, अब जी नाम का मैंने यूजर किया, जी नाम का यूजर किया। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो दो वर्क होंगे। एक तो सबमिट बटन डिसेबल हो जाएगा और वो लोडर आ जाएगा। देखो आ गया, सक्सेस आया। सक्सेस आने के बाद फिर प्रॉब्लम है कि उसको वापस से लोडर को हटाना भी है। तो लोडर को हटाने के लिए सिंपल सा इसी लाइन को वापस से कॉपी किया और जहां सक्सेस आ रहा है उसको डिसेबल करने के तुरंत बाद इसको भी आप क्या कर दो, वापस से हाइड कर दो। अब मैंने EFGH नाम से कोई यूजर फटाफट मैंने क्रिएट किया और सबमिट बटन पे क्लिक किया। देखो सक्सेसफुली हो गया कि लोडर आया, फॉर्म तब तक डिसेबल्ड रहेगा और जैसे ही रिस्पॉन्स आया और उसको हम कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। सो ये वापस से मैं उसका एक पैरामीटर मिसिंग कर रहा हूं। सो एजेक्स तो कभी मिस हो जाए तो आप $.ajax और W3 schools लिखा और डायरेक्टली यहाँ पर आप गए, वो एजेक्स रेफरेंस के लिंक्स पर आप डायरेक्टली चले जाओ। ये इस पेज पर आ गए और बिफोर सेंड का आप देख लेना कि वो क्या पैरामीटर था। सो बिफोर सेंड XHR, सो ये फॉर्मल आर्गुमेंट आप ले लेना बिफोर सेंड। ठीक है, तो इस तरीके से सक्सेसफुली मैंने एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको एजेक्स के थ्रू बताया है, जिसमें जनरली ये होता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम यूज़र को चेक करवाते हैं, वो यूज़र डेटाबेस में अगर अवेलेबल है तो हम उसको रजिस्टर नहीं करते और एरर मैसेज शो कर देते हैं, वो मैंने बता दिया है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं बटन को डिसेबल किया जाता है और कोई ना कोई लोडर शो करवाया जाता है, जिससे कि यूज़र को ये पता चले कि हाँ कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे ही रिस्पांस आता है तो उस लोडर को वापस से हाइड कर दिया जाता है। सो बिफोर सेंड सक्सेस, यहाँ पर मैंने आपको ये करके बताया है। मैंने सर्वर साइड के वैलिडेशंस आपको बताए हैं। तो एक बहुत सिंपल वे में ये मैंने आपको एक पूरी प्रोसेस करके बताई है। इस प्रोजेक्ट को क्लोज करने से पहले मैं आपको गिट रिपोजिटरी पे इसको पुश कर देता हूँ। सो गिट ऐड डॉट, ताकि आप जो हैं इस सोर्स कोड को प्राप्त कर सकते हैं। git commit -m ajax registration complete, ajax registration completed और git push कर दूंगा मैं, git push। ठीक है, कोई भी डाउट लगे आप मेरे इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और यदि आपको सोर्स कोड प्राप्त करना है तो आप मेरी इस रिपोजिटरी पे जाके, ये पब्लिक रिपोजिटरी है और आप ये पूरा कोड यहाँ से देख सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन, ये अभी जितना भी मैंने काम किया है ये देखिए, ये सारा का सारा गिट पर ओपनली पब्लिकली अवेलेबल है। धन्यवाद।